नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉक टेस्ट 10 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हिंदी का ये 5वां मॉक टेस्ट है और जीएस में देखेंगे तो हम 5 मॉक टेस्ट उसके भी कर चुके हैं। टोटल ये 10वां मॉक टेस्ट आपका हो जाएगा। इस मॉक टेस्ट में हम 30 प्रश्न देखेंगे। 30 प्रश्न इस लिहाज से देखते हैं कि आपको बहुत दिक्कत ना हो। वैसे पेपर में आपसे प्रत्येक सेक्शन में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक आपके सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पर हम हर सेक्शन से 5 लेकर के और इसको डिस्कस करते हैं। 30 प्रश्न जैसे कि कम समय में हो जाए। लेकिन अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरा 140 प्रश्नों का आपका जीएस और 60 प्रश्नों का आपका हिंदी का प्रश्न पत्र, जैसा कि आयोग आपसे पूछता है वैसा हम आपको देते हैं। 30 टेस्ट की एक श्रृंखला ये चल रही है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक ठाक इसमें रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अच्छे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी का अंदाजा भी ऑनलाइन टेस्ट देके लगा सकते हैं। पीडीएफ भी दिया जाता है, ओएमआर पे भी आप घर पे इसमें दे सकते हैं। 1 जनवरी से और नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर भी हम इसको दे देंगे। 1-2 दिन में आपका अक्टूबर का करंट अफेयर भी आ जाएगा। पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको केवल हिंदी का टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन करना है वो लोग इसी नंबर पे व्हाट्सएप जो हमारा है 6307281212 इस पर मैसेज करें हिंदी टेस्ट सीरीज आर तो उनको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दें। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रश्न है, यानी कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को एक शब्द में क्या कहेंगे, ये पूछा जा रहा है। वीरांगना कहेंगे या पुत्रवती कहेंगे या वीर प्रशु कहेंगे और वीर बहुरी कहेंगे, क्या कहेंगे। जब ऐसे प्रश्न आपके पास आए आपके सामने तो आप बहुत घबराइए ना। सबसे पहले अगर आपको डायरेक्टली पता है तो ठीक करिए, नहीं तो इनका अर्थ निकालिए। वीरांगना यानी कि वीर स्त्री, पुत्रवती जिसके पुत्र हो, लेकिन यहाँ पर वीर पुत्र को जन्म देने की बात हो रही है। और प्रशु जो शब्द है वो जन्म के लिए प्रसूता स्त्री जैसे होती है प्रयोग किया जाता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर एक जब ऑप्शन का आप संधि विच्छेद करेंगे, हर एक ऑप्शन को जब आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, घबरा के कभी उत्तर नहीं निकलता है। और जैसे आप घबराते हैं तब आपको जो जानकारी होती है वो भी आपकी जानकारी बेकार हो जाती है। प्रारब्ध का पर्यायवाची नहीं है प्रारब्ध। यहाँ पे 4 पर्यायवाची दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा एक प्रारब्ध का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, भाग्य, नियत, होनी। अब प्रारब्ध का एक तो यहाँ पे प्रारब्ध ये गलती से ही लिखा गया है, लेकिन प्रारब्ध का पर्यायवाची प्रारब्ध ऐसा पूछा नहीं जाना चाहिए। इसका भावी कह लीजिए, या यहाँ पे एक भावी में आपका वो क्या बढ़ाया दे रहा हूँ, भावी कर लीजिए। तो भावी है, भाग्य है और होनी है, ये सब प्रारब्ध के पर्यायवाची है या नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें एक चीज जो नहीं है वो आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, नहीं। तो नियत जो है, नियत का अर्थ होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित। अगर नहीं पूछा जा रहा है तो यही नियत हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी भाग्य, होनी, भावी, दैव्य, दैव्य भी इसका होता है और प्रारब्ध ये भी होता है। ये सब जो है ये प्रारब्ध के पर्यायवाची है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द आपको बताना है। जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखे उसको क्या कहा जाता है। जो भी उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है उसको हम कहते हैं क्या। जब विवेक की परिभाषा की जाती है, विवेक की, तो कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो उचित अनुचित का ध्यान रखे उसको विवेकी कहते हैं। और उचित अनुचित का ध्यान रखना ये विवेक कहलाता है। तो रखने वाला व्यक्ति ही पूछा जा रहा है तो विवेकी हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानी यानी कि जिसको ज्ञान हो, दूरदर्शी जो दूर की सोचता हो, चतुर, चतुर शब्द जो है वो वैसे जो है हिंदी में देखा जाए तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे चतुराई आप बहुत सकारात्मक को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, किसी के लिए वो अच्छी हो सकती है, लेकिन उचित अनुचित का ज्ञान जो रखेगा वो विवेकी होगा। कुशल प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, नहीं सॉरी, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है, क्या है। अगर ये कोई छात्र है जो प्रतिभा संपन्न छात्र है, मैं गलती से पढ़ गया था कुशल, एक प्रतिभा संपन्न छात्र को क्या कहेंगे। तो कोई प्रतिभा संपन्न जब छात्र होता है तो उसे कुशल तो कहेंगे नहीं, चतुर भी नहीं कहेंगे, अध्ययनशील और मेधावी। अब अध्ययनशील यानी कि जो अध्ययन में रत है, लेकिन मेधावी जो होता है उसको प्रतिभाशील
जो छात्र होता है उसके लिए प्रयुक्त करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सारा गेम एग्जाम पास करने का जो डिपेंड करता है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेंस में हो या प्रीलिम्स में, मेंस की भी कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं, तो मेंस में हो या प्रीलिम्स में हो, आप हर तरीके से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। और प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले दिन आप सोचे कि आज डंका बजा देंगे, तो डंका नहीं बजने वाला है, उसके पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्मों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पे युग्म दिए हैं, यानी कि पहला शब्द तत्सम है, दूसरा शब्द तद्भव है। इस तरीके से आपको चेक करना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है, यानी सही नहीं है। गोमय को गोबर, तत्सम गोमय है, तद्भव गोबर है, सही है। क्षीर खीर, ये भी सही है। पर्यंक पटरी, यहाँ पर जो पर्यंक है यहाँ पे बिंदी भी लगेगी तब सही ये होगा। अगर देखा जाए वैसे भी ये गलत ही है, तो पर्यंक वास्तव में ये पलंग का होता है तत्सम। यहाँ पे तद्भव अगर पर्यंक का आप लिखेंगे तो आपको पलंग लिखना पड़ेगा, पटरी नहीं, ये गलत हो गया। और शपथनी सौत, ये भी सही है, ये सही दिया है। तो यहाँ पर यही गलत पूछा जा रहा था, त्रुटिपूर्ण पूछा जा रहा था, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सभी शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो तद्भव से तत्सम बने जो शब्द युग्म है, पहला यहां पर देखिए तद्भव दिया है, फिर तत्सम, ये क्रम जरूर देख लिया कीजिए और इसी के आधार पर चेक किया कीजिए। यानी पहला शब्द जो भी जहां जहां होगा वो तद्भव होना चाहिए। गांव ग्रामीण बिल्कुल सही है। आम आम्र, जड़ जड़ज और जो वह, तो जो वह सही है, जड़ जड़ज सही है। क्या सही है? ये सब ये गलत है। पहली बार में आपको लगेगा हाँ गलत, सही में से कुछ भी आपको लग सकता है, लेकिन ध्यान से पढ़िए। गांव का ग्रामीण नहीं होता है, गांव का ग्राम होता है, ये भी गलत हो गया। दिमाग को स्थिर रखना पड़ेगा। पहली बार में लगेगा गांव ग्रामीण सही है, गलत है ये। गांव ग्राम होगा, जड़ का जटा होगा, जड़ का जड़ज नहीं होगा, जटा होगा। और जो का वह नहीं होता है, या होता है। ये सब गलत है। जैसे मैंने कह दिया फटाफट ना, ऐसे आपका दिमाग भी कहता है। यहां पर एक सही आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा एक सही है? आम का आम्र सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही एक सही यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, आम का आम्र सही है। गांव ग्रामीण नहीं होगा, है ना? तो गवैया जो होगा गांव में रहने वाला, उसका ग्रामीण हो सकता है, लेकिन गांव का तो ग्राम होगा ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे वर्तनी देखनी है, स्पेलिंग देखनी है कि कौन से शब्द की स्पेलिंग यहाँ पर सही दी है। त्रिदोष, 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 त्रिदोष। जब एक ही शब्द को ऐसे देके पूछ लिया जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है। और इसका सबसे आसान तरीका है, अगर आपको सही से आता है तो आप इसको ढक दीजिए और अलग उसके बगल में या दूसरे किसी रफ पेज पे पीछे जो दिया रहता है बुकलेट में आपके, वहां पर लिख के देखिए कि आप कैसा लिखते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपको तो सही आना चाहिए। तो आप लिखेंगे तो आप कुछ ऐसा झटके में लिख देंगे त्रिदोष, तो त्रिदोष यहाँ पर ये सही होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, 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 यहां पर भी वैसी ही बात आपसे पूछी जा रही है, तो आप इसको भी लिख के देखेंगे तो उत्सव ऐसे झटके में आप लिखेंगे। और आपका हाथ, आपको मैं बताऊं, केवल आपका दिमाग नहीं याद करता, केवल आपके आंखें ही नहीं देखती हैं, आपका हाथ, आपका दिमाग, आपकी आंखें, सब साथ साथ में। इसीलिए कहा जाता है ना कई बार कि कई चीज पढ़िए फिर उसको लिख के देखिए और फिर उसको बोल बोल के भी पढ़ लीजिए या किसी से डिस्कस कर लीजिए, तो आपकी वो तैयारी जो होती है वो परमानेंट मेमोरी में चली जाती है कि हाँ चलो ठीक है, अब ये कुछ समय तक रहेगी। नहीं तो अभी पढ़ा, कल शाम को जब पूछा गया खुद को ही नहीं याद है, खुद से ही पूछेंगे तो नहीं याद रहता है। तो ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आंख, हाथ और आपका दिमाग सबका प्रयोग करिए, मुंह का भी प्रयोग करिए। ठीक है। सभी भारतीय गीता के महात्म से परिचित हैं। महात्म की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ऐसे प्रश्न नॉर्मली अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भी फॉर्मेट किए जा सकते हैं। महात्म की वर्तनी ऐसे सेंटेंस में देके आपसे पूछ लिया, तो महात्म की वर्तनी क्या सही होगी? महात्म नहीं होता है, महात्म होता है। अगर उच्चारण आपको सही पता है, स्पेलिंग सही पता है, तो उच्चारण भी सही करिए, तभी बात बनेगी। महात्म सही होगा, बी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? माननीय, कवयित्री, असुश्रित, पक्षीगण।
तो माननीय क्या सही है? तो ये माननीय तो गलत है। यहां पर देखिए कवियत्री, अब कवित्री को भी आप चेक करिए क्या ये सही है? कवित्री जो लिखा जाता है, ये बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कवित्री लिखा जाता है, और कवित्री जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है। अनुस्रहित, तो अनुस्रहित भी ये गलत है, क्योंकि अनुस्रहित नहीं होता है कोई शब्द, अनुग्रहित शब्द होता है, अनुग्रहित। ठीक है, तो ये भी गलत है। और यहां पर देखिए ये पक्षीगण, तो ये सही है। आप ये मत सोचिएगा कि पक्ष नहीं होगा, पक्षी होगा। अगर आप पक्षीगण लिखते हैं तो ये वाला जो पक्षीगण है ये गलत हो जाएगा, सही ये है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा, और माननीय कैसे लिखा जाएगा? माननीय लिखा जाता है, कई बार हम लोग ऐसे पढ़ देते हैं, उच्चारण गलत कर देते हैं, लेकिन ये माननीय होता है, माननीय, माननीय नहीं होता है, उच्चारण गलत करते हैं अधिकतर लोग। निम्नलिखित में से कौन सा किरण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी दूर होंगी। और अगर केवल पढ़ के चले गए, केवल रीडिंग करके चले गए, आपने किताब उठाई और उसको पलटा, दो चार बार पढ़ा और चले गए देने, मेरे ख्याल से वो आप अपने साथ बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को पहले फील नहीं कर लेंगे, वहां पर दिक्कत होने वाली है। और इसी के लिए ये हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोग्राम जो चलाते हैं, या फिर जो भी हमारा, जैसे हिंदी का भी है अलग से, जीएस का केवल ज्वाइन करना है तो इसमें तो 15 हिंदी और 15 जीएस दोनों यहाँ पे साथ में दिए जा रहे हैं। ये सब यही प्रयास होता है कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करके जाएं। अगर कोई इसको ज्वाइन करता है तो पूरे टेस्ट उसको मिलेंगे, 1 तारीख से स्टार्ट है, सारे टेस्ट इसको मिलेंगे, ऐसा कोई टेस्ट उसका मिस नहीं होगा कि अब उसने लेट में ज्वाइन किया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बस आपको कांटेक्ट करना है 6307281212 पर। अगला जो प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मरीचि, रश्मि, पुष्कर, अर्ची। ये प्रश्न शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद हो सकता है रिपीट हुआ हो। अगर दो चार प्रश्न रिपीट भी हो जाएंगे तो आपके रिवाइज ही होंगे। मरीच जो होता है, साथ में अर्ची जो होता है, ज्योति होता है, प्रभाकर, अंशु, मयूख, गो, रश्मि, मरीच, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? किरण के। लेकिन जो पुष्कर यहां पर दिया हुआ है, पुष्कर वास्तव में तालाब का पर्यायवाची होता है। पुष्कर का मतलब तालाब, पोखर, तालाब, तो ये पर्यायवाची नहीं है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। शिव का पर्यायवाची शब्द चुनिए। आप जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो पर्यायवाची में कम से कम 10 देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द हैं, और उनके बारे में खूब अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। सबके 10-10, 15-15 पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट हैं, जिनके जितने उपलब्ध हैं, अधिक मात्रा में है ये खास करके, तो देवताओं और देवियों की पर्यायवाची शब्द जरूर तैयार करके जाइए। यहाँ पे कंफ्यूजन भी खूब होता है। तो शिव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है, गरुण ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर, विशंभर, कौन सा है? गरुण ध्वज शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर नारायण की अगर बात की जाए, ये भी नहीं है। चंद्रशेखर जो है ये है, गरुण ध्वज नहीं है, ये नहीं है। विशंभर जो है ये भी नहीं है। चंद्रशेखर इसका पर्यायवाची शब्द है। शिव के भूतनाथ भी पर्यायवाची शब्द है, भोलेनाथ भी है, भोलानाथ भी है। महाकाल कहा जाए, महारुद्र कहा जाए, भूत महेश्वर कहा जाए, भूतों से संबंधित जितने भी पर्यायवाची शब्द जो देवताओं के लिए हैं वो सब शिव के होंगे। महेश कह दिया जाए तो होगा, महेश्वर कह दिया जाए तो होगा, चंद्रशेखर कह दिया जाए तो होगा, मृत्युंजय कह दिया जाए, महाणव कह दिया जाए, महारुद्र कह दिया जाए, तो जितने भी रुद्र वाले आएंगे, जितने भी आपके महेश या महेश्वर वाले आएंगे, ये सब हो जाएंगे, है ना। महालिंग, लिंग से संबंधित जितने भी पर्यायवाची शब्द आएंगे तो ये सब शंकर जी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। जारज का विलोम शब्द आप बताइए कि क्या होता है? तो जारज का जो विलोम शब्द है ये है औरस। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बार पूछा गया है। अब यहाँ सजारज, प्रदत्त और दत्तक दिया है, ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है ना। प्रदत्त का अगर विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? इसका विलोम शब्द होता है लब्ध, है ना, लब्ध इसका होता है। दत्तक जारज का पर्यायवाची शब्द होता है। दत्तक और जारज ये पर्यायवाची हैं, इनको अगर कहा जाए तो ये एक ही अर्थ रखते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है, समान रूप से अर्थ रखते हैं। अगला प्रश्न करिए, संश्लेषण का विलोम आपको बताना है कि क्या है। संश्लेषण का विलोम विश्लेषण होगा, या विशेषण होगा, या संकर्षण होगा, या रोषण होगा, क्या होगा? संश्लेषण जो शब्द है, संश्लेषण का मतलब होता है क्या? किसी चीज को संश्लेषित करना, जैसे आप कहते हैं, ऐसे अर्थ निकालिए उसका। तो अगर संश्लेषण का उल्टा करेंगे तो
जैसे किसी चीज को संश्लेषित करना और किसी चीज को विश्लेषित करना, तो विश्लेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर ऐसे एक दिया हुआ है संकर्षण शब्द, तो ये संकर्षण जो शब्द है, ये ऐसा मत कि ये सोचिएगा कि संश्लेषण का संकर्षण हो जाएगा, संकर्षण नहीं होगा। किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता को जब मतलब का जब रोशन किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं, तो वो संकर्षण होता है। तो ये संकर्षण शब्द संश्लेषण का विलोम नहीं है, विलोम यानी उल्टा, तो संश्लेषण का विश्लेषण होगा। आप अपने आप अर्थ मत लगा लीजिएगा कि हाँ बस पर्यायवाची की तरह अर्थ लगा दिए। पर्यायवाची और विलोम में अंतर है। विलोम शब्द जो है, अगर संज्ञा का विलोम है तो संज्ञा में, सर्वनाम का विलोम है तो सर्वनाम में, क्रिया का विलोम है तो क्रिया में, विशेषण का विलोम है तो विशेषण में, इसी तरीके से उत्तर दिया जाता है। त्रिकुटी का विलोम क्या होता है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति तो विलोम होता है निवृत्ति का। तैयार करिए, हमारे व्याख्या में भी ऐसे दिया होता है। काम भर की व्याख्या हम देखिए देते हैं, हम किताब नहीं छापते हैं, ये भी जान लीजिएगा कि हम पूरी किताब आपको छाप के दे दे, आप रिवाइज ही ना कर पाए। सुंदर का जो विलोम होता है वो कुरूप होता है, कुरूप। निवृत्ति का जो विलोम होता है वो प्रवृत्ति होता है। अब बचा त्रिकुटी का विलोम, तो ये भ्रुकुटी होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची है? पवन, पवन का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? पवन के पर्यायवाची शब्द में वायु जानते हैं आप, हवा जानते हैं, आपको वात पता होगा। एक अनल होता है और एक अनिल होता है। अब इसमें से कौन सा पवन का है? तो जो अनिल होता है ये पवन का है, अनिल पवन का है। और जो अनल होता है ये किसका है? आग का पर्यायवाची होता है। जिसमें मात्रा नहीं है वो आग है, जिसमें मात्रा चढ़ी है वो पवन हो जाएगा। ठीक है। प्रभंजन, समीरण, प्रकंपन, ये सभी भी पवन के पर्यायवाची शब्द होते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर समीरण भी दिया है, इसको याद आप कर ही लीजिए। साथ में एक आपसे कहा जाए स्पर्शन, स्पर्श करके निकल जाती है ना, आपसे कहा जाए पवमान, तो ये भी पवन का हो जाएगा। पवमान ये भी पवन का पर्यायवाची हो जाएगा। आप मारुत, जैसे मारुत नंदन की बात होती है ना, मारुति कार जैसे है, तो मारुत, तो ये भी पवन का पर्यायवाची है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। प्रश्न के कैसे कैसे फॉर्मेट हो सकते हैं, ये सारे आपके टेस्ट सीरीज में यहाँ पे दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट है, और ये मॉक टेस्ट आप आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर जाके फ्री में दे सकते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। अगर आपको और चाहिए तो आप उसको ज्वाइन करिए, नहीं तो ये फ्री में दे सकते हैं। ये पब्लिश है, इसमें कई बहुत सारे मॉक टेस्ट पब्लिश है। वहां पे आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, छोटा सा रजिस्ट्रेशन करिए, और वहां पे जाइए, मॉक टेस्ट आराम से फ्री में दीजिए। चेक करिए कि आपने जो पढ़ा है वो सही है कि नहीं, क्या जानकारी है आपको। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, वह कौन सा है? अमृत का अमी सही है, किरण का अंशु सही है, रात का रश्मि, नारी का रमणी सही है। रात का रश्मि यहां पर दिया हुआ है, रश्मि वास्तव में किरण की पर्यायवाची ही होती है। अगर रात का वैसे आपसे पूछा जाए रजनी दिया होता तो ये सही होता, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तद्भव और तत्सम और तद्भव, तो पहला शब्द तत्सम होगा और दूसरा तद्भव होगा। गर्दभ गीध, गौ गाय, गोधूम गेहूं, गोस्वामी गोसाई। तो जो गर्दभ है, गर्दभ का गीध दिया है, ये होता है गधा का। गौ का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गौ का गाय दिया है, ये सही है। गोधूम का गेहूं, ये भी सही दिया हुआ है। और गोस्वामी का गोसाई, ये भी सही है। गर्दभ जो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आप लिखेंगे तो ये गधा हो जाएगा, गधा। तो पहला ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? आरओ में सिलेक्शन के लिए, आरओ यारो में अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हिंदी में आपको 55 क्वेश्चन को टच करना पड़ेगा, क्योंकि जीएस में आप 80 से ऊपर का दावा नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर लोग 55 करके आते हैं। तो यहां पर अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करेंगे, 130 के लगभग स्कोर दोनों में जोड़ के आपका नहीं होगा, तो आप बॉर्डर के नीचे आ जाएंगे और आप मेंस पाएंगे या नहीं पाएंगे, इसमें आपको संदेह हो सकता है। लेकिन अगर यहां पर 55 का स्कोर कर ले गए, अच्छा मटेरियल पढ़ लिए, प्रैक्टिस कर लिए, तो ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है?
ये भी कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। आग, खेत, पैसा, मुख। आग जो है, आग शब्द कहाँ का है, कैसा शब्द है? ऐसे शब्द जो जिनका जिनकी उत्पत्ति का मूल का पता ना हो लेकिन प्रचलन में हो, उनको देशज शब्द कहते हैं। अब जो पैसा शब्द है यहाँ पे, जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, पैसा है, जूता है, चिड़िया है, पगड़ी है, खिड़की, खिचड़ी, डिबिया, ये शब्द जो हैं ये सब देशज शब्द में आते हैं। तो देशज शब्द यहाँ पे पैसा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख देशज नहीं है ना। मुख कैसा शब्द है जरा, और ये शब्द कैसे हैं जरा कोई बताएगा? जरा बताइएगा कमेंट करके। आग कैसा है, खेत कैसा है, मुख कैसा है? अच्छे और भले लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है ये। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण विशेष हैं, गिनने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। विशेषण वो शब्द होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, और विशेष वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अच्छे और भले लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, तो एक तो अच्छे, दूसरा भले, ये दो तो आपके यहां पर क्या हो गए, दो विशेषण हुए। और उचित और संयमित, ये भी तो विशेषण ही हुआ। तो चार आपके हो गए विशेषण। विशेषण कितने हो गए? चार। और जो विशेष शब्द हैं वो कितने हो गए? लोग और व्यवहार, तो दो हो गए विशेष। तो चार विशेषण, दो विशेष। चार विशेषण और दो विशेष, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें हो गया। ऐसे आप गिन लिया कीजिए। यहां पर देखिए उचित की विशेषता बताई जा रही है, इसको बॉक्स में ऐसे कर लीजिए, इसको गोले में कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, लोग की विशेषता है अच्छे और भले लोग, और यहाँ व्यवहार की है उचित और संयमित, ठीक है। तो इस तरीके से व्यवहार और लोग यहाँ पर हो गया विशेष और ये विशेषण। सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं, इसमें प्रयुक्त विशेषण है कैसा? गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण बोधक या संख्यावाचक, कैसा है? तो सत्यवादी व्यक्ति पूज्य होते हैं। व्यक्ति कैसा है? सत्यवादी। और सत्यवादी होना क्या है? उसका गुण है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। विशेषण जो अपने विशेष के गुणों की विशेषता बताता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणों का मतलब कोई वस्तु का रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था, सील, इन सब का जब कोई वर्णन करे तो ये यहाँ पे गुण बता रहा है, क्या है? सत्यवादी। अगला जो प्रश्न है, मानव का सही विलोम चुनिए। बड़ा कठिन काम है मानव का सही विलोम चुनना। दैत्य होगा या दानव होगा, राक्षस होगा या पुरुष होगा? पुरुष तो नहीं होगा। दैत्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है, दानव हो सकता है। मानव का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो उसी कोटि में देंगे जिस कोटि में पूछा गया है, तो मानव का सीधा दानव कर दीजिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। साकार का सही विलोम आपसे पूछा जा रहा है। साकार का आकार हो जाएगा या फिर विकार हो जाएगा या प्रकार। तो यहां पर सा हटा के निर लगा दीजिए। साकार यानी आकार के साथ और निराकार आकार के बिना, ठीक है ना। तो साकार का सही विलोम निराकार हो जाएगा, है ना। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम और तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तत्सम और तद्भव, पहला शब्द तत्सम है, दूसरा तद्भव। इस चीज पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये कभी कभी आप प्रश्न करते में गड़बड़ा देते हैं और कोई एक ही आंसर आपको पहले या दूसरे ऑप्शन में मिल गया, मार देते हैं, नीचे देखते ही नहीं। अगर उल्टा पढ़ लेंगे तो यही तो होगा। तो तत्सम तद्भव, अगम्य अगम, अंबिका सॉरी अम्लिका इमली, और अंतः कथा अंतर कथा, और अस्थि हाथ। अस्थि हाथ जो यहाँ पे दिया हुआ है, अस्थि हाथ, ये गलत है। अस्थि का मतलब होता है बोन, हड्डी। क्या है? हड्डी। तो ये गलत दिया हुआ है, ये उत्तर हो जाएगा डी। अम्लिका इमली सही है, अगम अगम ये भी सही है, ये इसका तत्सम है, और अंतर कथा ये अंत कथा ये भी सही है। विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब यहां पर पहला शब्द विशेष फिर विशेषण। गर्भ का गर्वीला ये सही है, ग्रास का ग्रस्त ये भी सही है, चेष्टा का चेष्टित ये भी सही है। जनपद का जिला दिया हुआ है, जनपद का जिला पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन जनपद का अगर आप करेंगे विशेषण शब्द तो इसको ऐसे बना सकते हैं जनपदीय। क्या कर सकते हैं? जनपदीय। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विशेष विशेषण शब्द युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कोई है जो सही सुमेलित नहीं है, विशेष और विशेषण। विशेष पहला शब्द दिया है विष्णु, दूसरा यहाँ पे इसका विशेषण दिया है वैष्णव।
विष्णु को मानने वाले जो लोग होते हैं वैष्णव, सही है। सुख का खुशी, और स्वप्न का स्वप्निल, और सूर्य का सौर। सूर्य का सौर सही है, स्वप्न का स्वप्निल सही है। सुख का खुशी नहीं होगा, सुखी होगा। देखिए ध्यान देके पढ़ने की यहां पर जरूरत है। खुशी और सुखी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगर हड़बड़ी में आप पढ़ गए तो यहां गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से अशुद्ध शुद्ध युग्म में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। पहला शब्द अशुद्ध है, दूसरा शब्द शुद्ध है। कौन सा इसमें जो ये युग्म दिए हैं उनमें से भी कौन अशुद्ध युग्म है, ये बताना है। बात समझ में आ गई? युग्म दिए अशुद्ध शुद्ध के, पहला शब्द उसमें अशुद्ध है, दूसरा शुद्ध है। जैसे दिया है पहला ही आशीर्वाद, और इसका सही लिखा है आशीर्वाद, ये यानी कि रा सा पे नहीं वा पे चढ़ेगा। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी में ये वाला सा नहीं होगा, ये वाला सा होगा। और भगीरथी में भागीरथी ये दिया हुआ है कि ये शुद्ध है, तो ये सही है। यानी इनमें से कोई नहीं, ये सब सही है। तो ऐसा कोई नहीं है जो अशुद्ध हो, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? बड़ा मालदार आदमी है, बड़ा आदमी है, करोड़पति आदमी है, धनपति आदमी है। केबीसी आप देखते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करते हैं, है ना। लेट्स प्ले करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, वो खिलाते हैं ना। खैर वो जो गेम है वो तो करोड़पति आपको बना सकता है। आपका एग्जाम भी आपको कम से कम आपके सपने के तौर पे तो आपको करोड़पति नहीं, अरबपति खरबपति बना सकता है। यहां मत सोचिएगा सेलेक्ट होने के बाद तुरंत कमा के करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी गर्व होगा अगर आप अपनी तनख्वाह पे अच्छे से अपना भरण पोषण करेंगे। खैर सबके मन में रहता है कि पद मिलेगा तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन अब ये विचारधारा मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। पैसा आपको कमाना हो तो आप बिजनेस करिए। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए सही शब्द है बड़ा आदमी, मालदार। करोड़ रुपए तो इसको की पॉइंट की वर्ड को पकड़िए, मालदार उसको आप कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शब्द होगा करोड़पति। करोड़पति यानी करोड़ों का मालिक, पति का मतलब मालिक होता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का मालिक, है ना। ऐसे हित बंधु का अर्थ है क्या? जिसका हित सधा हो, जिसका हित न सधा हो, जिसका मानसिक संतुलन ठीक ना हो, जिसका भाई छीन लिया गया हो। जिसका हित बंधु किसके लिए प्रयुक्त होगा? जिसका तो सब में लगा है, लेकिन किसका? जिसका भाई छीन लिया गया हो उसको कहते हैं हित बंधु। मान लीजिए कि ए और बी कोई दो भाई थे, बी छीन गया किससे? ए से, तो ए को हित बंधु कहेंगे, है ना, जिसका भाई छीन लिया गया हो। बात समझ में आ गई? चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको जाना जाता है किस रूप में? बताइए, है ना। ऐसे ही प्रश्न आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, यकीन मानिए आप बिल्कुल लाजवाब परफॉर्म करेंगे, कोई दो राय नहीं है, लाजवाब परफॉर्म। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा बताइए, 30 नंबर प्रश्न का। औदार्य दाता जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, यहां पे मितव्ययी मत करिएगा। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ये मत कीजिएगा कि मितव्ययी, मितव्ययी जो ऐसे बोलते हैं हम लोग, तो मितव्ययी इसका उल्टा है, जरा सा भी खर्च करने में जो आनाकानी करे। और ये है जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं, पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के जाएं, और उन लोगों तक इसको जरूर शेयर करें, आपके जो हितैषी हैं, आपके जो मित्र हैं, आपके परिवार के लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप 6307281212 ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल करें। थैंक यू सो मच।